सीरीज के शुरुआत में हम एक बड़ी सी फैमिली को अपने गांव वाले घर पे आते देखते हैं। इनका स्वागत घर का केयर टेकर करता है जिसका नाम गोन्या है। अब क्योंकि परिवार में ढेर सारे लोग हैं तो मैं आपको फैमिली ट्री देन सबकी रिलेशंस और इंटेंशंस बता देता हूँ ताकि आगे की कहानी समझने में आपको आसानी हो। तो ये घर ओरिजिनली यहाँ आए हुए लोगों के दादाजी का था जिनका नाम अंतु सेठ था और अंतु सेठ के दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम जयराम और दूसरे बेटे का नाम दीनू था। फिलहाल परिवार के सभी लोग इस गांव वाले घर पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि दीनू सेठ कुएं में गिरकर खत्म हो गए हैं। दीनू सेठ का एक ही बेटा है जिसका नाम केशव है और कायदे से जब इस घर का बंटवारा होगा तो आधा हिस्सा उसका ही होगा। केशव शादीशुदा नहीं है और उसकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं है। स्टिल वो घर को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि इस घर से उसकी यादें जुड़ी हैं। वहीं जयराम के 3 बच्चे हैं और तीनों घर को बेचना चाहते हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज है और उनकी बीवी का नाम शलाका है। इनकी एक बेटी भी है नेम्ड सयाली जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अस्थमा या अस्थमा अटैक आने पे उसे फौरन इनहेलर चाहिए होता है। अब मनोज और शलाका की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट शलाका चाहती है कि जल्द से जल्द ये घर बिक जाए, देन उससे जो पैसे मिलेंगे वो मनोज शलाका को वापस करे। क्यों वापस करे? क्योंकि शलाका की जो फैमिली थी वो मनोज को पहले पैसे दिए थे और ये सब होने के बाद शलाका मनोज से डिवोर्स ले लेगी। नाउ जयराम का दूसरा बेटा है कार्तिक जिसकी बीवी का नाम माधवी है। माधवी को लोग प्यार से मधु भी बुलाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं माधवी बोलूं या मधु दोनों एक ही इंसान को रेफर करने के लिए है। और हाँ, माधवी फिलहाल प्रेग्नेंट है। कार्तिक भी फौरन इस घर को बेचना चाहता है क्योंकि यहाँ से मिलने वाले पैसे से उसे मुंबई में अपना नया घर लेना है। लेकिन फॉर सम रीजन माधवी को ये गांव वाला घर पसंद आ रहा है जिस वजह से वो चाहती है कि ये घर ना बिके और वो यहीं पे रहे। देन मनोज और कार्तिक की एक बहन भी है नेम्ड नयना जिसकी शादी तो हो चुकी थी लेकिन उसका पति शायद नहीं बचा। इसके बाद नैना के ससुराल वाले उससे सब कुछ छीन लिए और ऐसे में नैना को पैसों की बहुत जरूरत है। तो हाँ, इन सब में सबसे ज्यादा डेस्परेट नैना ही है और वो चाहती है कि ये घर बिक जाए। इनफैक्ट वो तो एकदम लालची औरत जैसा बर्ताव कर रही है। इन सब के बीच है घर का केयर टेकर गोन्या जो कि इन सब के इंटेंशंस को समझता है और गोन्या को यहाँ अंतु सेठ ही लेके आए थे। मतलब तब से ही वो इस परिवार की देख रेख कर रहा है। नाउ लाइक आई सेड बिफोर, इन केस घर बिकता है तो आधा हिस्सा केशव को मिलेगा और बाकी के आधे हिस्से का 3 भाग लगेगा जो कि मनोज, कार्तिक और नैना का होगा। अब यहाँ हम कुछ बातें समझ पाते हैं। लाइक दीनू सेठ दशावतार में परफॉर्म करते थे और वहाँ वो औरत वाला रोल करते थे, यानी वो साड़ी पहनते थे, अपने पत्नी के गहने पहन लेते थे। इनफैक्ट उन्हें लड़कियों जैसा सजना सवरना काफी पसंद था। इस वजह से गाँव के लोग उन्हें चिढ़ाते थे। इनफैक्ट घर में उनका भाई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। इस कारण से दीनू सेठ का जो बेटा केशव है वो भी बचपन में काफी बुली हुआ था। और तो और मनोज, कार्तिक और नैना भी केशव को काफी बुली किया करते थे। यही कारण है कि केशव अपने पिता को हेट करने लग गया था और अभी भी उसे अपने पिता की विजन्स आती है जिससे वो परेशान होता है। नाउ वी टॉक अबाउट जयराम। जयराम बहुत ही छल कपट वाले इंसान थे जो कि काफी गांव वालों को ठग लिए थे और उनके अंदर जो लालच था कहीं ना कहीं उनके बच्चों में भी आया है। मतलब मनोज, कार्तिक और नैना में, जो कि किसी तरह इस घर को बेचना चाहते हैं और उससे मिलने वाले पैसे पे आंख लगा रहे हैं। नाउ करंट सिचुएशन में भी कार्तिक ना सिर्फ दीनू अंकल का मजाक बना रहा था बल्कि वो केशव के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। माधवी केशव को ऐसी बातें बोलने से मना करती है। अब क्योंकि केशव घर नहीं बेचना चाहता था तो कार्तिक और मनोज से उसकी कहासुनी हो रही थी। ओवरऑल जयराम के बच्चों को इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि वो लोग दीनू सेठ की लास्ट रिचुअल्स करने आए हैं। रादर वो तीनों तो घर के बंटवारे में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जस्ट लाइक देयर फादर, क्योंकि उनके पिता भी इसी तरह से लोगों को ठगते थे। खैर गोन्या यहाँ बताता है कि फाइनल राइट्स में 3 प्रक्रिया है तो 2-3 दिन लग सकते हैं और तभी दीनू सेठ की आत्मा को शांति मिलेगी। खाना खाते वक्त केशव और बाकियों में बहस हो जाती है एज केशव इस बात पे अड़ गया था कि वो इस घर को नहीं ही बेचेगा और ऐसे भी उसके साइन के बिना घर बिक भी नहीं सकता था। अब उस रात नैना को किसी बच्चे की आवाज आती है लेकिन गोन्या सरकास्टिक वे में कहता है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि कोई तो इन सब को छुप के देख रहा था। हमें यहाँ एक घुंघराले बाल वाला बच्चा भी दिखाई देता है जो कि सब पे नजर रख रहा था और हम व्यूअर्स समझ नहीं पाते कि ये बच्चा एक्चुअली में लिविंग है या फिर किसी तरह का घोस्ट है। वैसे इस बात पे क्लैरिटी आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगी। खैर तो आगे रिचुअल्स वगैरह पूरे किए जाते हैं, देन अगेन सब आपस में झगड़ते हैं और इसी बीच सयाली गायब हो जाती है। दरअसल सयाली को वही बच्चा ल्योर करके एक कमरे में ले गया था और परिवार वाले समहाउ सयाली को ढूंढ लेते हैं। सयाली कहती भी है कि उसे एक बच्चा देखा है लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद गोन्या कुएं से पानी निकाल रहा होता है जब नैना गोन्या से बात करना शुरू करती है। गोन्या बताता है कि कैसे दीनू सेठ खुद कुएं में नहीं कूदे थे, रादर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा था। बात ये थी कि दीनू सेठ अगेन दशावतार में औरत बन के परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ एक बुली आदमी उन पे असॉल्ट किया। इस बात से परेशान होकर वो
वो ऐसा कदम उठाए थे और 2 दिन बाद उनका शरीर पानी में ऊपर आया। अब ये सब सुनकर नैना तुरंत पूछती है कि जब दीनू सेठ का शरीर निकाला गया तो क्या उन पे कोई गहने थे? अगर थे तो गहने अब कहाँ हैं और अगर नहीं थे तो गहने कहाँ गए? मतलब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी नैना को बस गहनों की पड़ी थी और इन सवालों का गौन्या तो कोई जवाब नहीं देता। नैना यहाँ पर्सनली जाके केशव को भी बहलाती फुसलाती है ताकि केशव इस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाए। वो केशव से कहती है कि क्योंकि आधा हिस्सा उसका ही होगा तो सबसे ज्यादा फायदा उसका ही है, लेकिन केशव फिर भी नहीं मान रहा था। अब उस रात नैना केशव पे नजर रखती है और वो पाती है कि दीनू सेठ के बीवी के गहने एक्चुअली केशव के पास ही थे। वहीं केशव को ऐसा लगता है मानो वो किसी को घर के बाहर जाते देखा है और केशव भी बाहर जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के नैना केशव के कमरे में जाती है और दीनू सेठ के सारे गहने चुरा लेती है। वो खुशी में गहने पहनने लगती है। इट वाज क्लियर कि वो इस गहने को लेकर फरार होने वाली है। वहीं बाहर केशव के सामने गौन्या आता है और वो केशव को वापस सोने जाने को कहता है। गौन्या का कहना था कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन जब केशव चला जाता है तो हम अगेन उस बच्चे को देखते हैं और गौन्या उस बच्चे को शांत रहने को कहता है। अब अगली सुबह केशव को पता लग जाता है कि उसके माँ पिता के गहने गायब हैं और वो गहने चोरी का इल्जाम मनोज और कार्तिक पे डालता है। कार्तिक और मनोज क्लियरली कहते हैं कि उन्हें तो गहनों के बारे में पता तक नहीं था और तभी सब रियलाइज करते हैं कि नैना यहाँ है ही नहीं। सभी नैना को खोजते हैं लेकिन नैना नहीं मिलती और ऐसे में केशव समझ जाता है कि गहने वही चुरा के भागी है। इतना ही नहीं, इनके कार की वायर्स कट कर दी गई थी और टायर्स भी पंचर थे, यानी कि ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब नैना का पीछा भी नहीं कर सकते। इस घर की एक तरफ माउंटेन्स थी, एक तरफ ओशन और बीच में जंगल जिसमें बिना गाड़ी के जाना काफी कठिन था। यहाँ फिर से केशव और कार्तिक में हाथापाई हो जाती है। इनफैक्ट ब्लेम गौन्या पे भी थोड़ी देर के लिए आता है, बट इट वॉज क्वाइट क्लियर कि गौन्या तो पक्का चोरी नहीं किया होगा, क्योंकि अगर उसे चोरी करना होता तो इनके आने से पहले ही चोरी करके वो भाग गया होता। इसी सब अफरा तफरी के बीच सयाली गायब थी और सब उसे ढूंढना शुरू करते हैं। हम ये सयाली को जंगल में देखते हैं जहाँ उसके सामने वही घुंघराले बाल वाला बच्चा था और वो एक छड़ी से कुछ तो ड्रॉ कर रहा था। अभी सब लोग सयाली को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं और ये बच्चा छिप जाता है। सयाली अगेन कहती है कि यहाँ एक बच्चा था लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। खैर आगे गौन्या माधवी को इस घर की हिस्ट्री वगैरह बताता है और वो ये भी बताता है कि कैसे बाकी बच्चे केशव को बुली किया करते थे। गौन्या के हिसाब से माधवी अच्छी थी क्योंकि एक तो वो स्वीट थी, देन वो घर बेचना नहीं चाहती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। इसी बीच शलाका डिसाइड करती है कि वो इसी वक्त यहाँ से वापस शहर जाएगी और मनोज अपना ये घर बेच के उसका पैसा बाद में उसे लौटा दे। मनोज शलाका को रुकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन शलाका नहीं मानती। ऐसे मनोज गुस्से में शलाका के साथ फौरन यहाँ से जाने की सोचता है, सेइंग कि ये उसकी शलाका के साथ आखिरी सफर होगी। और तभी कमरे में सयाली आती है और वो इन्हें जाने से रोकने लगती है। इस मोमेंट पे मनोज और शलाका देखते हैं कि कमरे की छत की जो एक भारी सी बीम थी वो गिरने वाली थी और इससे सयाली हर्ट हो सकती थी। इसीलिए ये दोनों बीच में कूद जाते हैं जिससे भारी बीम इनके सर पे ही गिर जाता है और ये दोनों यहीं पे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले सीन में हम बाकियों को इनकी लाश जलाते देखते हैं और यहाँ सबका दिल एकदम टूट गया था। क्रियाकर्म के बाद गौन्या थोड़ी अजीब बातें बोलता है और यहाँ हम फिर से उस बच्चे को छिप के सब कुछ देखता हुआ पाते हैं। अब अगले दिन कार्तिक डिसाइड्स कि वो यहाँ से निकल लेगा और वो सयाली को भी साथ ले जाएगा और अपने साथ पालेगा। माधवी स्टिल यहीं रहना चाहती थी एज उसे ये घर पसंद आ गया था और इस पॉइंट तक सयाली काफी बीमार हो चुकी थी क्योंकि उसके माता पिता अभी तुरंत ही खत्म हुए हैं। खैर जो भी हो, कार्तिक एक बार फिर केशव से बात करने जाता है कि भाई घर को बेच दो, लेकिन केशव अब भी घर बेचने के लिए तैयार नहीं था। अब उस रात सयाली को अपने बेड के नीचे वापस वही छोटा बच्चा दिखता है और इस बच्चे के पीछे पीछे सयाली घर के आंगन में आती है। यहाँ गौन्या सयाली से अजीब बातें बोलने लगता है, लाइक कोई इस घर से नहीं जाएगा, तुम्हारे माता पिता यही हैं और तुम भी हमेशा यही रहोगी। लेकिन एकदम से सयाली को वाकई अपने माता पिता जिंदा दिखते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये तो उनकी घोस्ट्स हैं। सयाली उन्हें हक करती है लेकिन उसके हाथ में खून लग जाता है और इस पॉइंट पे सयाली को भी रियलाइज होता है कि ये उसके माता पिता के घोस्ट्स हैं। अब अगली सुबह हम सयाली को वापस बीमार हालत में सोते हुए पाते हैं और इस पॉइंट तक केशव भी तंग आ चुका था। वो घर तो नहीं बेचने वाला था लेकिन वो यहाँ से अब जाना चाहता था। केशव गौन्या को कुछ पैसे देता है, सेइंग गौन्या अपना ख्याल रखे एज वो कल चला जाएगा और ये सुन के गौन्या खुश नहीं था। गौन्या पैसे भी नहीं लेता और वो बार बार केशव को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो यहीं पर रुक जाए। वहीं कार्तिक भी अब यहाँ से तुरंत निकलना चाहता था लेकिन माधवी अब भी यहीं रुकना चाहती थी। अब उस रात केशव को ऐसा लगता है मानो वो अपने पिता को साड़ी में देखा और ऐसे में केशव भागते हुए घर के बाहर जाता है। यहाँ कार्तिक भी केशव के पीछे चुपके से जाता है और कुएं के पास वाकई में कोई साड़ी पहन के खड़ा था। केशव को लगता है कि अगेन उसकी विजन है जिसमें उसके पिता दिख रहे हैं और ऐसे में वो अपने पिता पे चिल्लाता है, सेइंग कि अब आपको मुक्ति मिल गई है तो आप चले
जाइए, कम से कम मरने के बाद तो मुझे परेशान मत कीजिए। एक पॉइंट पे केशव गुस्से में साड़ी वाले इंसान को कुएं में धक्का देने की सोचता है, लेकिन इससे पहले केशव धक्का देता, ये इंसान एन मोमेंट पे साइड हो जाता है, जिससे केशव सीधा कुएं में गिरता है और डूब के समाप्त हो जाता है। नाउ पीछे से कार्तिक ये सब देख लिया था और यहाँ कार्तिक पाता है कि साड़ी में एक्चुअली गौन्या था। जी हाँ दोस्तों, गौन्या ही इस घर में सबको खत्म कर रहा था और यहाँ वो ये कह रहा था कि वो किसी को जाने नहीं देगा, सबको इस जगह में परमानेंटली रहना है एज फैमिली, और जो भी जाने की बात करेगा उसको गौन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहाँ रोक लेगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यही कहानी का बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही छोटा ट्विस्ट है, असली ट्विस्ट एंड में है। एनीवेज, ये सब देख कार्तिक घर के अंदर भागता है। वहीं घर के अंदर हम उसी घुंघराले बाल वाले बच्चे को देखते हैं जो कि माधवी के पेट को गौर से देख रहा था। कार्तिक के आते बच्चा छिप जाता है और यहाँ कार्तिक माधवी से फौरन घर से निकलने को कहता है। तभी इन्हें रियलाइज होता है कि सयाली घर में नहीं है, रादर वो तो जंगल चली गई है। कार्तिक तुरंत जंगल में सयाली को ढूंढता है और वो पाता है कि सयाली को अस्थमा के दौरे पड़ रहे थे। वो सयाली को उठा के घर में लाता है और उसका इनहेलर ढूंढने लगता है, लेकिन इनहेलर तो कहीं मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इनहेलर तो गौन्या उठा लिया था और वो इनहेलर के अंदर की सारी हवा भी निकाल दिया था। इसके परिणाम अनुसार सयाली आजमा अटैक से खत्म हो जाती है। इस पॉइंट पे घर में सिर्फ कार्तिक और माधवी बचे थे और कार्तिक गुस्से में गौन्या को कन्फ्रंट करता है। गौन्या कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए ये घर, इस घर में परिवार रहे, लोग रहें, इस घर की लोग केयर करें और सब प्यार से रहें। इसलिए जो यहाँ से जाना चाहेगा उसे गौन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहीं रोक लेगा। बेसिकली गौन्या के हिसाब से लोगों की आत्माएं यहीं रहेंगी, वो भी एकदम खुशी से। इनफैक्ट कार्तिक भी वाकई में यहाँ खत्म हुए लोगों की घोस्ट्स को देख पाता है और सभी एकदम खुश दिख रहे थे। कार्तिक गौन्या पे हमला करता है, लेकिन गौन्या तो इतना ताकतवर था कि वो एक हाथ से ही कार्तिक को हवा में टांग देता है। कार्तिक किसी तरह बच के भागता है और वो माधवी के पास जाता है जो कि घर के एटिक में थी। माधवी का कहना था कि उसे नैना यहाँ लेके आई है और इस बात से कार्तिक वाज अपसेट, क्योंकि शायद एक नैना ही थी जो कि बच के भाग गई थी पहले ही, लेकिन अगर नैना वापस आई है तो वो भी पक्का गौन्या द्वारा मारी जाएगी। अब एटिक से नीचे आते वक्त एक सीढ़ी टूट जाती है और उसके अंदर कार्तिक को नैना की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नैना तो इन सब में सबसे पहले गौन्या की शिकार बनी थी और वो कहीं भागी नहीं थी, रादर गौन्या उसके शरीर को छिपा दिया था। अब आप पूछ सकते हो कि नैना कैसे खत्म हुई। वेल, उस रात जब वो गहने पहन के एक्साइटेड हो रही थी तो उसके कमरे में गौन्या आया था। नैना गौन्या के सामने अपना दुखड़ा रोती है, सेइंग कि कैसे उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है और कैसे उसके ससुराल वाले उससे सब कुछ छीन लिए हैं, इसलिए नैना को पैसों की बहुत जरूरत है। फिर नैना यहाँ गौन्या को भी थोड़ी सी ज्वेलरी ऑफर करती है ताकि गौन्या उसके जेवर चुराने वाली बात किसी को ना बताए, लेकिन ऑफ कोर्स गौन्या इसके लिए मना करता है। इसके बाद नैना ये भी कहती है कि वो यहाँ से घर बेच के ही जाएगी ताकि उसे उसके हिस्से का पैसा मिल सके। ये सुन के गौन्या का दिमाग सटक जाता है और वो ज्वेलरी से ही नैना पे हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो नैना की बॉडी को छुपा देता है। आगे हम देखते हैं कि गौन्या ही मनोज के कमरे की बीम को काट दिया था, जिससे मनोज और उसकी बीवी खत्म हुए। बाकी का तो आप जानते ही हैं कि कैसे गौन्या उन्हें खत्म किया। कमिंग टू प्रेजेंट, कार्तिक और माधवी घर से भागने की सोचते हैं, लेकिन घर का जो मेन गेट था उसे गौन्या ब्लॉक कर दिया था। कैसे? वेल, भारी भरकम सामान वगैरह रख के। पीछे वाले गेट के बाहर खुद गौन्या प्रेजेंट था जो कि लकड़ियां कलेक्ट कर रहा था। I mean, वो लकड़ियां होती है ना जिससे लोगों को अग्नि दी जाती है, हाँ वही वाली ढेर सारी वुड वो कलेक्ट कर रहा था। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे जब मनोज, कार्तिक, नैना और केशव छोटे थे तो गौन्या उन्हें कार्ट पे बिठा देता था, देन कार्ट को धक्का देके उन्हें घुमाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि गौन्या उस टाइम पे ही इतना बूढ़ा था कि उसे कार्ट को धक्का देने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब तो वो कार्तिक को एक हाथ से उठा दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब आपको थियरी सेक्शन में मिल जाएगा। और नाउ कार्तिक अपनी बीवी माधवी को एक सिकल देके किसी कमरे में वेट करने कहता है क्योंकि माधवी लेबर में जा रही थी। देन वो खुद फ्रंट गेट वाली भारी भरकम सामान वगैरह को हटाता है और फाइनली गेट ओपन कर पाता है। इसी सब के पैरेलल में हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं जो कि कभी घर के रूफ पे था, कभी घर के अंदर, और वो ये सारा खेल देख रहा था। अब अगले सीन में माधवी कमरे से बाहर निकलती है और उसके सामने गौन्या था। माधवी गौन्या को सिकल से डराती है, लेकिन गौन्या डरने वालों में से नहीं था। वो तो बस माधवी से कह रहा था कि उसको यहीं रहना होगा। एकदम से माधवी कहती है कि वो यहीं रहेगी। इनफैक्ट माधवी अपना सिकल भी फेंक देती है। इस बात से गौन्या बहुत खुश होता है और माधवी उससे पानी मांगती है। जैसे ही गौन्या मुड़ता है, माधवी उसे धक्का देके एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद माधवी बाहर भागती है जहां उसे अपना पति कार्तिक मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कार्तिक नहीं बल्कि उसका घोस्ट था। यानी कि जब कार्तिक फ्रंट वाले दरवाजा को खोला होगा तब गौन्या उसे भी खत्म कर दिया। यहाँ माधवी को परिवार के सभी लोग की घोस्ट्स दिखाई देती हैं और तभी गौन्या भी बाहर आता है। माधवी गौन्या से विनती करती है कि वो उसे बख्श दे, स्पेशली क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, और गौन्या कहता है कि बच्चे का तो जन्म होगा क्योंकि ये बच्चा अंतु सेठ है। जी
हाँ दोस्तों, गौन्या के हिसाब से अंतु सेठ रीइंकार्नेट करने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ माधवी सन। यहाँ हम उस घुंघराले बाल वाले बच्चे को भी आते देखते हैं और उसके सामने ही माधवी का बच्चा जन्म लेता है। दिन माधवी वीक खत्म हो जाती है। आगे के सीन में हम गौन्या को बच्चे को खिलाते हुए देखते हैं और बैकग्राउंड में सभी लोगों की चिता जल रही थी। वहीं घुंघराले बाल वाला बच्चा रोते हुए सब कुछ देख रहा था। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ जो सारी इंसिडेंट्स हो रही थी ये साल 2020 की थी, लेकिन गौन्या जब घर में सभी परिवार वालों की फोटोज रिवील करता है तो उसमें सबके मरने की तारीख जून 2010 में थी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोग यानी मनोज, शलाका, सायली, कार्तिक, माधवी, नैना एंड केशव ये तो 2010 में ही खत्म हो गए थे। फिर 2020 में ये लोग घर पे कैसे आए? एक्चुअली में हुआ ये था कि गौन्या इन सभी को 2010 में ही खत्म कर दिया था और तब से उनकी आत्मा इस जगह पे फंस के रह गई है। इसलिए हर साल ये लोग जून में वापस कार में आते हैं, मतलब इनकी आत्माएं आती हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि वो आत्माएं हैं। गौन्या हर साल इन सबको सेम तरीके से खत्म करता है और इस तरह से ये वाली लूप जो है वो चलती ही जा रही है। रही बात उस घुंघराले बाल वाले बच्चे की, तो वो माधवी का बच्चा है जो कि 2010 में जन्मा था और ये बच्चा हर साल इस लूप वाली घटनाओं को देखता है। इनफैक्ट वो तो खुद को जन्मते हुए भी देखता है और गौन्या के हिसाब से ये बच्चा ही घर का मास्टर है क्योंकि वो अंतु सेठ का रीइंकार्नेशन है। इस बच्चे का नाम गौन्या पता है क्या रखा है? अनंत कार्तिक। इसके बाद सीन 2021 की दिखाई जाती है जहां फिर से जून में वही सब होने वाला है और अनंत रोता रहता है। गौन्या अनंत को मालिक कह के संबोधित करता है और उसे इस खूनी खेल में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। रादर अनंत को बस छुप के सब देखना है। अभी तो दोस्तों अनंत पूरी सीरीज के दौरान बस छुप के चीजें देख रहा था और ड्रॉइंग्स करके सयाली को चेतावनी देने की शायद कोशिश कर रहा था। गौन्या कहता है कि इस खेल का पहला सूत्रधार विश्वेश्वर यानी गॉड है और दूसरा सूत्रधार वो खुद है। इसके बाद दोस्तों सीरीज का पहला सीन वापस से रिपीट होता है जहां परिवार के सभी लोग कार से इस घर पे आए हैं और आगे क्या होगा वो तो हम सबको पता ही है। हमें अनंत की सारी ड्राइंग्स दिखाई जाती है और हम ये भी जान पाते हैं कि घर का नाम अनंत निवास है। यहीं पे अंधार माया सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी सीरीज की कहानी और इसका एंडिंग ट्विस्ट वाकई में काफी मजेदार था। अब यहाँ मैं सीरीज से जुड़ी कुछ थियरीज पे बात करना चाहूंगा ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। सो कहानी का मेन ट्विस्ट ये था कि जो फैमिली हम 2020 में देख रहे थे वो एक्चुअली में 2010 के अंदर ही मर चुकी थी। गौन्या ने उन सबको 2010 में ही खत्म कर दिया था और तब से उनकी आत्माएं उस घर में फंसी हुई हैं। हर साल जून में उनकी आत्माएं वापस आती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो आत्माएं हैं और गौन्या उन्हें हर साल उसी तरह से खत्म करता है। ये एक एंडलेस लूप है जो चलती ही जा रही है और इस सब को अनंत देखता है जो कि माधवी का बेटा है, लेकिन गौन्या के हिसाब से वो अंतु सेठ का रीइंकार्नेशन है। अब अनंत शब्द का मतलब होता है एंडलेस, इनफाइनाइट या जिसका कोई अंत ना हो। कहानी में माधवी के बेटे का नाम अनंत है और घर का नाम अनंत निवास है। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये खूनी लूप जिसमें फैमिली हर साल मरती है और फिर से वापस आती है, ये लूप अनंत काल तक चलता रहेगा। इस घर में जो कुछ हो रहा है उसका कोई अंत नहीं है। हर साल वही दिन वही घटनाएं रिपीट होती हैं और फैमिली के मेंबर्स हर बार उसी मौत का सामना करते हैं। इसलिए बच्चे का नाम अनंत रखा गया है, मतलब काइंड ऑफ ए कनेक्शन है और घर का नाम भी अनंत निवास है, मतलब हमेशा यहाँ पे रहेंगे लोग। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल को परफेक्टली दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे गौन्या ने उन सबको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से कोई निकल नहीं सकता और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अब एक और सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर गौन्या ऐसा क्यों कर रहा है और क्या गौन्या भी एक आत्मा है या फिर वो जिंदा है? वेल, कहानी में दिखाया गया है कि गौन्या इतना बूढ़ा होने के बावजूद कार्तिक को एक हाथ से हवा में उठा दिया था। जबकि देखा जाए तो कार्तिक और उसके भाई बहन जब छोटे थे तब गौन्या को काट धकेलने में तकलीफ महसूस होती थी जो उसकी उम्र को दर्शाता है, लेकिन अब उसकी ताकत अलग लेवल की है। ये उसकी अननेचुरल स्ट्रेंथ और सीमिंगली एजलेस नेचर को पॉइंट आउट करता है और ये चीजें नॉर्मल इंसान के साथ तो नहीं हो सकती। उसका किसी को जाने नहीं देना और आत्माएं यही रहेंगी खुशी से, ये सब भी सुपरनैचुरल इंटेंशन को ही दर्शाता है। ऑल्दो गौन्या के जो लुक्स हैं वो पहले के मुकाबले ओल्ड दिख रहे हैं, तो शायद वो इसलिए कार्तिक को उठा पाया क्योंकि कार्तिक एक आत्मा है। सो यस, गौन्या जिंदा भी हो सकता है और आत्मा भी, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटीज के कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि गौन्या आत्मा नहीं है, रादर जिंदा है, तो ये जो लूप है वो शायद तब तक चलेगा जब तक गौन्या के अंदर जान है और वो जिंदा है। गौन्या के खत्म होते शायद ये लूप खत्म हो जाए क्योंकि इन आत्माओं को आइडिया लग जाएगा कि भैया वो भी जिंदा नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि गौन्या के खत्म होने के बाद गौन्या की आत्मा इस लूप को कंटिन्यू करे। बट देन ये भी पॉसिबिलिटी है कि गौन्या तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और ये उसकी आत्मा ही है। इन दैट केस ये लूप कभी खत्म होगी ही नहीं, यानी कि अनंत काल तक ये लूप चलेगी। अब गौन्या ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे और कुछ चाहिए ही नहीं था, मतलब
मतलब उसे पैसे वगैरह चाहिए नहीं। वो बस इस बात से खुश था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, एक घर मिल गया था और वो अंतु सेठ को और दीनू सेठ को बहुत पसंद करता था। गौन्या चाहता था कि परिवार यहीं घर पे रहे, सब लोग घर की केयर करे, प्यार से रहे, अच्छे से रहे और कभी घर को छोड़ के ना जाए। उसने इस परिवार की देखभाल की थी और शायद वो उनसे इमोशनल रूप से जुड़ गया था। वैसे में जब फैमिली के मेंबर्स घर बेचने और अलग होने की बात करने लगे तो गौन्या को ये पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अगर वो उन्हें मार देता है तो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं रहेंगी और एक खुश परिवार की तरह रहेंगी, क्योंकि आत्माओं को शांति तो मिलेगी नहीं। उसका ये बर्ताव उसके अटैचमेंट और पॉजिटिवनेस का नतीजा है, जहां वो परिवार को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, चाहे उसके लिए गौन्या को उन्हें खत्म ही क्यों न करना पड़े। तो 2010 में गौन्या उन्हें खत्म किया, जिसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। तब से वो हर साल यही करता है और माधवी के बच्चे को पाल रहा है, जो कि उसके हिसाब से अंतु सेठ है। अब यहाँ एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब गौन्या के मन में चल रहा है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है आफ्टर द 2010 इंसिडेंट। बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन कि क्यों अनंत भी ऐसी तस्वीरें बना रहा है, जो कि दर्शाती है कि यहाँ आने वाले परिवार वाले लोगों के साथ क्या होगा, मतलब कैसे वो लोग खत्म होंगे, क्या गौन्या उनके साथ करने वाला है। तो यस, आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ वाकई में एक लूप चल रहा है जो कि हमेशा चलता रहेगा। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक प्रेग्नेंट औरत को किसी खेत में भागते हुए देखते हैं और ये औरत भागते हुए गिर जाती है। फिर यहाँ 3 छोटे लड़के आते हैं जो उस औरत को एक नाइफ देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। ये औरत उनसे वो नाइफ ले लेती है और खुद को पेट में स्टैब करती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां हम एक कपल नेहा और तुषार को एक कार में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि नेहा 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये दोनों शहर से दूर तुषार के एक जान पहचान के आदमी भाऊराव के साथ उसके गांव जा रहे थे। भाऊराव तुषार की मदद करने के लिए तैयार था और उन्हें गांव में अपने घर पर रखने का प्रबंध कर चुका था। दरअसल तुषार पे कुछ कर्जे वगैरह चढ़े हुए थे जिन्हें वो चुका नहीं पाया था, तो इसी वजह से उसकी हाथापाई हो गई थी और इस सब से बचकर भागने के लिए वो भाऊराव से मदद मांगता है और उसके गांव जाने का डिसाइड करता है। नेहा तुषार के इस डिसीजन से खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो 8 महीने की प्रेगनेंसी में वो लोग यहाँ से भाग रहे थे और दूसरा तुषार किसी पे भी भरोसा करके उनके साथ उनके गांव जाने के लिए रेडी हो गया था। खैर, कुछ देर बाद वो लोग भावराव के गांव पहुंच जाते हैं, जहां भावराव उन लोगों को एक खेत के पास उतार कर यहाँ से उसके घर तक का रास्ता समझाने लगता है। इसी बीच यहाँ एक आदमी आता है जो नेहा को कुछ स्ट्रेंज तरीकों से घूर रहा था। भावराव उस आदमी को यहाँ से डांट कर भगा देता है और वो नेहा को बताता है कि वो आदमी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। यहाँ से तुषार और नेहा खेत के रास्ते से भावराव के घर के लिए चल देते हैं और भावराव गाड़ी पार्क करने चला जाता है। खेत के रास्ते चलते चलते वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं और तुषार नेहा को बिठाकर खुद रास्ता ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर तक तुषार के वापस ना आने से नेहा परेशान हो जाती है और वो तुषार को खोजने निकल जाती है। थोड़ा आगे चलने के बाद नेहा को खेत के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। नेहा घर के अंदर देखने जाती है पर वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही नेहा टर्न करती है उसके पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी थी जो कि नेहा को देखकर हंस रही थी। तभी वहां तुषार भी आ जाता है जो नेहा को बताता है कि इस लेडी का नाम तुलसा बाई है और ये भावराव की वाइफ है और ये इन्हीं का घर है। शाम को भावराव भी यहाँ आ जाता है और खाने के दौरान नेहा तुलसाबाई से पूछती है कि क्या वो लोग यहीं रहते हैं, जिस पर तुलसाबाई उसे बताती है कि वो लोग इस घर को 10 साल पहले ही छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने इस घर को तुषार और उसके लिए ही आज खोला है। वो बताती है कि यहाँ पहले भावराव का छोटा भाई केदार राव रहा करता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। खाना पीना हो जाने के बाद भावराव और तुलसाबाई अपने घर निकलने लगते हैं और तुलसाबाई नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ आने का बोलकर जाती है। तो अगली सुबह नेहा उठती है और घर के बाहर तुलसाबाई और भावराव को देखती है। तुलसाबाई ने घर का सारा काम कर दिया था और भावराव तुषार और नेहा को रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज वो उन्हें अपना खेत दिखाने ले जा रहे थे। नेहा रेडी होकर बाहर आती है और यहाँ दरवाजा बंद करते वक्त वो अपने रूम के ऊपर एक विंडो को नोटिस करती है, जिसकी दूसरी तरफ एक और रूम था। नेहा उस रूम को देखने जाती है जो कि घर के पीछे बना हुआ था और ये रूम खाली पड़ा था। यहाँ से टर्न करने पर नेहा नोटिस करती है कि इस रूम के दरवाजे के ठीक सामने एक रास्ता खेत में जा रहा था और उस रास्ते पे जाने के बाद नेहा एक पुराने कुएं के पास पहुंचती है जो कि काफी स्ट्रेंज नजर आ रहा था। नाउ उस रात तुषार नेहा को बताता है कि वो एक दिन के लिए शहर जाएगा एंड नेहा इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि उसके जाने के बाद वो यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। एनीवेज, अगली सुबह तुलसाबाई नेहा को एक चालाक कौवे की कहानी सुनाती है।
वो कौवा एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है, लेकिन कुछ दिन बाद इसी पेड़ पर एक सांप आता है जिसकी नजर उसके अंडों पर थी। पास ही एक मैना अपने घोंसले में अंडे देती है, जिससे बड़ी चालाकी से कौवा अपने अंडों से बदल देता है और नेक्स्ट डे वो सांप उसके अंडे खा जाता है, जिससे कौवे के अंडे बच जाते हैं और सांप मैना के अंडे खा गया था। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि तुलसाबाई ने नेहा को ये अजीब कहानी क्यों सुनाई। खैर, पूरा दिन तुलसाबाई नेहा का ध्यान रखती है, उससे बातें वगैरह करती है और शाम को वो नेहा को एक साड़ी भी एज ए गिफ्ट देती है। रात को तुषार और नेहा की बातचीत से हमें पता चलता है कि तुषार को नेहा से एक लड़के की उम्मीद थी, जिस पर नेहा तुषार को बताती है कि लड़का हो या लड़की उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक ब्लेसिंग है। और यहाँ एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों की बातों को कोई छिपकर सुन रहा था। अगली सुबह नेहा बाहर एक औरत को कुछ टहनियां तोड़ते हुए देखती है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। अब इससे पहले नेहा उससे कुछ बात करती, तुलसाबाई यहाँ आ जाती है और नेहा को बताती है कि ये औरत उसके छोटे बेटे प्रताप राव की वाइफ लक्ष्मी है। प्रताप राव अब यहाँ नहीं रहता है और वो शहर चला गया है। लक्ष्मी के साथ एक बुरा हादसा हुआ था, जहां अपने 8वें महीने की प्रेगनेंसी में अचानक ही उसका बच्चा मर गया, जिसके बाद से लक्ष्मी को शॉक लग गया था और वो अब कुछ बोल नहीं सकती। अब पूरे दिन नेहा नोटिस करती है कि तुलसाबाई लक्ष्मी के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी एंड लक्ष्मी भी जब जब नेहा को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था एज इफ वो उसे कुछ कहना चाहती हो। तुलसाबाई लक्ष्मी का ये बिहेवियर नोटिस करती है और उसे यहाँ से भगा देती है। शाम होने के बाद तुलसाबाई भी यहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद नेहा को मेन डोर पर किसी की नॉक सुनाई देती है। नेहा जाकर चेक करती है लेकिन वहां कोई भी नहीं था, बट जैसे ही नेहा टर्न करती है हम दरवाजे के पास किसी बच्चे को भागते हुए देखते हैं। नेहा उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे जाती है और एक बार फिर वो नेहा के सामने से भागता है। इतने में ही तुलसाबाई यहाँ आ जाती है और नेहा उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर तुलसाबाई उसी पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे इन बच्चों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। आज वो एक बच्चे से प्यार से बात करेगी तो कल 2 और बच्चे यहाँ आ जाएंगे। नेहा को तुलसाबाई की ये बात काफी अजीब लगती है। खैर, बीच रात में नेहा की नींद खुलती है और वो जमीन पर तुलसाबाई का बिस्तर खाली देखती है और अचानक ही उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ जाती है, जहां तुलसाबाई उसके पैरों के पास चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी एज इफ वो पहरा दे रही हो। अगली सुबह अगेन नेहा को दरवाजे के बाहर वही बच्चा दिखाई देता है जो लास्ट नाइट घर के बाहर नॉक करके भागा था। नेहा उस बच्चे के पीछे पीछे घर के पीछे वाले रूम की तरफ जाती है, जहां उसे उस बच्चे के साथ 2 और बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि एक रेडियो पर कुछ सुन रहे थे और नेहा को देखते ही वो बच्चे यहां से भाग जाते हैं। नेहा उस रेडियो को उठा लेती है जिसमें उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। इतने में ही उन 3 बच्चों में से एक नेहा को छूकर भागता है और वो बच्चे नेहा के साथ लुका छिपी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। नेहा उन बच्चों को पकड़ने जाती है और हम उन बच्चों को एक दीवार के पीछे छिपते हुए देखते हैं, जहां उनके साथ एक घोस्टली फिगर भी दिखाई देती है। जैसे ही नेहा यहाँ आती है वो बच्चे और वो घोस्ट यहाँ से गायब हो जाते हैं। नेहा उस रेडियो को देखने लगती है और इतने में ही यहाँ तुलसाबाई आ जाती है और वो नेहा के हाथों में वो रेडियो देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसके मना करने के बाद भी वो उन बच्चों के साथ घुल मिल रही थी, और इतना कहकर वो नेहा के हाथों से वो रेडियो लेकर फेंक देती है। नेहा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और तुलसाबाई एंड नेहा में कहासुनी होने लगती है और इस कहासुनी में तुलसाबाई नेहा को बोलती है कि वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुषार को उससे एक लड़के की उम्मीद थी लेकिन उसके पेट में एक लड़की पल रही है। नेहा तुलसाबाई के रूड बिहेवियर से नाराज हो जाती है और घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। अब तुषार के वापस आने पर इससे पहले नेहा कुछ बोलती, उससे पहले तुलसाबाई तुषार से कहने लगती है कि वो नेहा का ध्यान रख रही थी, फिर भी नेहा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। नेहा भी तुषार को सच बताने की कोशिश करती है, बट तुषार नेहा को तुलसाबाई से माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। नेहा उनकी उम्र का तकाजा रखते हुए उससे माफी मांग लेती है, पर उसके जाते ही नेहा तुषार को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि तुलसाबाई उसके पेट में पल रहे बच्चे से जलती है, क्योंकि उसकी खुद की बहू लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकी। नेहा तुषार को यहाँ से अभी इसी वक्त चलने के लिए कहने लगती है और तुषार को उसकी बात मानकर यहाँ से रात में ही जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर अपना सामान लेकर निकलते हैं, वैसे ही भावराव तुषार के सर पर एक स्टिक से हिट करके उसे बेहोश कर देता है और तुलसाबाई भी नेहा के ऊपर कुछ फूंक देती है, जिससे नेहा भी बेहोश हो जाती है। जब नेहा को थोड़ा बहुत होश आता है तो वो अपने आप को किसी हवन में बैठा हुआ देखती है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वो उसी साड़ी में थी जो तुलसाबाई ने उसे एज ए गिफ्ट दिया था।
यहाँ वो हवन के पुजारी को भी देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने उस दिन नेहा को घूरते हुए देखा था जब वो और तुषार यहाँ पहली बार आए थे। वो पुजारी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर 3 उंगलियां दिखाता है और इसके बाद हवन खत्म होने पर तुलसाबाई नेहा को बेड से बांध देती है। यहाँ तुलसाबाई नेहा को कुछ साल पहले की बात बताती है जब भाव राव के छोटे भाई केदार राव की शादी कावेरी नाम की एक औरत से हुई थी। उस समय तुलसाबाई के खुद के 4 बच्चे थे और यहाँ हम देखते हैं कि वो 3 छोटे बच्चे जो नेहा के साथ लुका छिपी खेलने आए थे वो दरअसल तुलसाबाई के मरे हुए बच्चों के ही घोस्ट थे। तुलसाबाई का बड़ा बेटा प्रताप राव ही इकलौता जिंदा बचा था। फिर तुलसाबाई नेहा को बताती है कि कावेरी के आते ही उसके बाकी 3 बच्चे कावेरी से इतना घुल मिल गए थे कि वो उसे ही अपनी मां मानने लग गए थे। तुलसाबाई को यह सब पसंद नहीं आ रहा था और उसने भाव राव से कह दिया कि वो केदार राव को अपनी पत्नी को समझाने के लिए बोल दे। केदार राव कावेरी को समझाने गया था और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया और जब भाव राव और तुलसाबाई वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कावेरी ने केदार राव को जान से मार दिया था और इसके बाद कावेरी ने जिस चाकू से केदार राव को मारा था उसी से अपना पेट और गला भी काट लिया और उससे मारी गई। इसके बाद उस घर में मनहूस साया पड़ गया था और तुलसा के बाकी 3 बच्चे कुएं में कूदकर मारे गए। कुछ समय बाद तुलसाबाई के बड़े बेटे की शादी लक्ष्मी से हुई थी, जिसके बाद अपने 8वें मंथ की प्रेगनेंसी में लक्ष्मी पर कावेरी का बुरा साया पड़ा और उसके बच्चे की डेथ हो गई। इसके बाद उन लोगों ने अपने बड़े बेटे प्रताप राव की 2 बार और शादी कराई, पर उसकी बाकी 2 बीवियों का भी वही हाल हुआ और इस दौरान उन दोनों की डेथ भी हो गई। तुलसाबाई नेहा को बताती है कि अपने घर से कावेरी का बुरा साया हटाने के लिए उसने एक तांत्रिक की मदद ली थी, जिसने उसे बताया कि अगर इस घर में कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत 3 दिन और 3 रात तक रह जाए तो इस घर से वो बुरा साया चला जाएगा। नेहा को अब समझ आता है कि लास्ट टाइम तुलसाबाई ने उसे कौवे और सांप की कहानी सुनाई थी उसका क्या मतलब था। इतने में ही नेहा फिर से बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नेहा तुषार को ढूंढने लगती है, पर यहाँ घर में कोई भी नहीं था। नेहा बाहर जाती है जहाँ उसे जमीन पर वही रेडियो पड़ा हुआ मिलता है। नेहा इस रेडियो को देखकर घबरा जाती है और भागकर रूम में चली जाती है। यहाँ रूम के अंदर उसे उन 3 बच्चों में से एक बैठा हुआ दिखाई देता है जो उससे कुछ ऐसा कहता है, तुम्हारे पेट में जो लड़की है वो लोग उसे भी ले जाएंगे। ये कहकर वो बाहर की तरफ भाग जाता है और नेहा उसके पीछे चल पड़ती है। नेहा उसके पीछे चलते चलते उसी कुएं तक पहुंच जाती है जहां वो 3 बच्चों को कुएं पर खड़ा हुआ देखती है और वो तीनों यहाँ कुएं में कूद जाते हैं। नेहा कुएं के अंदर झांकती है बट यहाँ कोई नहीं था। नेहा इसे अपने मन का वहम समझकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, बट यहाँ एक अजीब चीज होती है। नेहा कोई भी रास्ता लेती है लेकिन वो बार बार घूम फिर कर उसी जगह पे वापस आ जा रही थी। ऐसा करते करते शाम हो गया था और वो काफी थक जाती है। इतने में ही उसे पास ही से भावरा और तुलसाबाई की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो घर के पीछे वाले रूम में जाकर छिप जाती है। सरप्राइजिंगली यहाँ आज ये रूम खाली नहीं था और यहाँ काफी सारी घास पड़ी हुई थी। नेहा उन्हीं में से एक घास के गठरी के पीछे छिप जाती है और वो देखती है कि एक और औरत यहाँ घास के पीछे छिपी हुई थी। इतने में ही भावराव, तुलसाबाई और एक आदमी यहाँ आते हैं और उस दूसरी औरत को ढूंढने लगते हैं। वो लोग उस औरत को ढूंढ लेते हैं और उसे यहीं जिंदा जला देते हैं। बट अचानक ये सब यहाँ से गायब हो जाता है एंड नेहा रियलाइजेस कि उसे किसी तरह के विजन्स आ रहे थे और ये रूम असल में बिल्कुल खाली था। जी हाँ दोस्तों, नेहा को वही रेडियो पड़ा हुआ दिखाई देता है एंड नेहा जैसे ही उस रेडियो को सुन रही होती है, एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि नेहा के ठीक बगल में एक ऑलमोस्ट बर्न्ड औरत आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। नेहा इन सबसे बहुत डर जाती है और यहाँ से एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, बट इट वॉज अ वेस्ट, क्योंकि हर बार वो फिर से यहीं घूम फिर कर पहुंच जा रही थी। ऐसा काफी देर तक करते रहने के बाद नेहा यहीं फेंट होकर गिर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। नेहा को रियलाइज होता है कि पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था जो कि उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, और इसीलिए वो रूम के अंदर जाकर जो भी उसे मिलता है उसी को खाकर अपना पेट भरती है। खाना खाते वक्त उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो विंडो से बाहर देखती है, जहां उसे मूवी के ओपनिंग सीन वाला इंसिडेंट दिखता है जहां लक्ष्मी चाकू से अपना पेट काट लेती है। इसके बाद 2 और औरतें यहाँ आकर ठीक वैसे ही अपना पेट काट लेती हैं एंड देन तुलसाबाई यहाँ अपने बेटे प्रताप राव के साथ आती है और उन दोनों औरतों को जान से मार देती है। नेहा को समझ आ गया था कि उसे ये सब विजन्स आ रहे थे और इन विजन्स का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसी बीच वहां वो बच्चे अपीयर हो जाते हैं। नेहा उनके पीछे जाती है और यहाँ वो घर के बाहर उसी रेडियो को देखती है जहां उसे दीवार के पीछे से एक प्रेग्नेंट औरत आते हुए दिखती है जो कि उन बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि कावेरी थी।
खेलते खेलते कावेरी उन बच्चों को बताती है कि उसके पेट में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और ये कहकर कावेरी नेहा की तरफ देखती है। यहाँ नेहा रियलाइज करती है कि कावेरी ही वो औरत थी जिसे उसने उस दिन रूम में जलते हुए देखा था। इतने में यहाँ राव और तुलसाबाई आते हैं और वो कावेरी को बोलते हैं कि अगर उसने लड़की को जन्म दिया तो उसे मरना होगा, और उस पर हमला कर देते हैं। एंड अचानक ही ये सब नेहा की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। एंड नेहा को कावेरी अपने सामने उसी रूम के आगे बैठी हुई दिखाई देती है जहाँ उसे जिंदा जला दिया गया था। कावेरी उसे नाइफ देकर उसे भी अपने बच्चे को मार देने का इशारा करती है कि इतने में ही नेहा की आंख खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा खाना खाने के बाद सो गई थी और उसने ये सब अपने सपने में देखा था। अब 2 दिन हो चुके थे और लास्ट दिन की सुबह उसे अपने सामने तुलसाबाई दिखाई देती है, जो कि उसे बताती है कि नेहा ने एक लड़की को जन्म दिया है और प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है। यहाँ से नेहा बाहर भागती है और कुएं के पास उसे प्रताप राव उसकी बच्ची के साथ दिखता है। पास ही में खड़ा भाव राव उससे कहता है कि इस सैक्रिफाइस के बाद उनकी फसल इस साल अच्छी होगी, और इतने में ही प्रताप राव नेहा की बच्ची को कुएं में फेंक देता है। नेहा कुएं की तरफ भागती है और यहाँ आकर उसे कुएं में कई छोटी बच्चियों की लाशें दिखाई देती है। तभी नेहा को होश आता है जहां वो अभी भी प्रेग्नेंट थी, एंड दिस वाज अगेन सम काइंड ऑफ विजन। नेहा यहाँ से भागती है और दौड़ते दौड़ते उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो थक कर बैठ जाती है। एंड ये सीन एग्जैक्टली मूवी के ओपनिंग सीन जैसा हो जाता है, जहां नेहा भी उसी तरह बैठ जाती है और वो 3 बच्चे यहाँ आकर उसे एक चाकू देते हैं। नेहा अपने बच्चे को मारने से मना कर देती है, लेकिन तभी सामने से कावेरी की घोस्ट यहाँ आ जाती है, जो नेहा पे काबू करके उससे उसके पेट पर चाकू चलवाने लगती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा का यहाँ पर 3 रात और 3 दिन पूरे हो जाते हैं और तुषार यहाँ आता है, जो कि नेहा को बताता है कि रिचुअल पूरा हो गया था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। तुलसाबाई और भावराव भी यहाँ जाते हैं, लेकिन नेहा उनसे डरती नहीं, बल्कि वो तुलसाबाई को एक कहानी सुनाने लगती है। दरअसल नेहा को सब सच पता चल चुका था और वो यहाँ बताती है कि कावेरी के साथ क्या हुआ था। भावराव की फैमिली अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कई सालों से एक प्रथा का पालन करते आ रहे थे, जहां वो हर साल न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस किया करते थे। भावराव के छोटे भाई केदार राव की वाइफ कावेरी भी जब प्रेग्नेंट होती है, तब वो लोग उससे उस बच्चे को जान से मार देने के लिए कहते हैं, बट वो साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती थी। केदार राव कावेरी को मारने लगता है, जिसे वो 3 बच्चे देख लेते हैं। अब वो तीनों कावेरी को बचाने के लिए आते हैं और उनमें से एक कावेरी को सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू दे देता है और खुद केदार राव से लड़ने लगता है। इसी बीच केदार राव कावेरी के हाथ में रखे चाकू पर ही अपने आप गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो बच्चे से डर के यहाँ से भाग जाते हैं। इतने में ही तुलसाबाई यहाँ आती है और कावेरी के हाथ में उस चाकू को देखकर वो सोचती है कि कावेरी ने ही केदार राव को जान से मार डाला। तुलसाबाई ये बात अपने बेटे प्रताप राव और अपने हस्बैंड भावराव को बताने चली जाती है एंड कावेरी भागकर घर के पीछे वाले कमरे में छिप जाती है। यहाँ से हम वही सीन देखते हैं जो कि नेहा के विजन में आया था, विच इज भावराव, तुलसाबाई और उनका बेटा प्रताप यहाँ आते हैं और कावेरी को जिंदा जलाकर मार देते हैं। कुछ दिनों बाद वो बच्चे जो कावेरी को अपनी मां समान समझते थे, वो कावेरी के डेथ के बाद एक साथ कुएं में कूदकर अपनी जान लेते हैं। नाउ तुलसाबाई और भावराव ने अपने बेटे प्रताप की शादी लक्ष्मी से कराई थी, जिसे कावेरी की आत्मा ने सब कुछ बता दिया था और उसे कंट्रोल करके अपने बच्चे को अपने पेट में ही मार लेने के लिए कहा, नहीं तो वो लोग उस बच्चे को दुनिया में आने के बाद सैक्रिफाइस कर देते, एंड लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। इसके बाद तुलसाबाई एंड भावराव ने अपने बेटे प्रताप की 2 और बार शादी कराई, बट हर बार ठीक ऐसा ही हुआ। एंड नाउ हमें कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट पता चलता है। नेहा तुलसाबाई को बताती है कि उसे पता चल गया है कि प्रताप कौन है, क्योंकि अपने विजन्स में उसने प्रताप को देख लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि तुलसाबाई और भावराव का वो बेटा जो शहर चला गया था, वो और कोई नहीं बल्कि नेहा का पति तुषार ही था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तुषार ने नेहा को फंसाया था और जब नेहा 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई, तब वो उसे अपने गाँव ले आया था। तुलसाबाई, तुषार और भावराव ने बहुत कोशिश की कि नेहा को सच पता ना चले और वो अपने सैक्रिफाइस पूरा कर ले, पर कावेरी ने नेहा को सब सच बता दिया था। अब यहाँ हम वो सीन फिर से देखते हैं जहाँ नेहा को भी कावेरी अपना बच्चा मार देने के लिए फोर्स करती है, एंड यहाँ नेहा कावेरी को बोलती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है और उसे इंसाफ दिलाना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है कि यहाँ क्या हुआ था, और कावेरी रुक जाती है। भावराव नेहा से अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वो लोग उसे लक्ष्मी की तरह जिंदा छोड़ देंगे, पर अगर वो किसी को ये सब बताने का सोचेगी तो वो उसे प्रताप की बाकी 2 बीवियों की तरह जान से मार डालेंगे।
यहाँ हम विंडो के पास लक्ष्मी को ये सब सुनते हुए देखते हैं। नेहा किसी की परवाह किए बिना यहाँ से बाहर निकलकर चलना स्टार्ट कर देती है और तुषार यानी कि प्रताप उसे मारने के लिए दौड़ता है। एंड फाइनली लक्ष्मी, जो इतने सालों से ये सब देखती आ रही थी और सहती आ रही थी, वो तुषार पर हमला करके उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो भावराव और तुलसाबाई को मारने के लिए दौड़ती है। यहाँ नेहा बाहर जाने के रास्ते को देखती है और उन 3 बच्चों की घोस्ट यहाँ आकर नेहा को बाहर जाने का सही रास्ता दिखाते हैं एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लपा छपी मूवी की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, भावराव की फैमिली कई सालों से एक प्रथा को फॉलो करते आ रहे थे, जिसके मुताबिक अगर उनके घर में कोई लड़की होती तो वो लोग उस लड़की को सैक्रिफाइस के तौर पर जान से मार दिया करते थे। एंड ऐसा ही कुछ भावराव के छोटे भाई केदार राव के साथ होता है जब उसकी वाइफ कावेरी एक लड़की की मां बनने वाली होती है। अब वो उसे बताता है कि अगर लड़की हुई तो उसे जान से मारना होगा, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है और वो कावेरी को मारने लगता है। इतने में ही वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं और हाथापाई में केदार राव की मौत हो जाती है। कावेरी के हाथ में चाकू देखकर तुलसाबाई को लगता है कि उसने ही केदार राव को जान से मार दिया है और वो अपने पति भावराव और अपने बेटे प्रताप यानी कि तुषार को ये बात बता देती है और वो तीनों कावेरी को उसी रूम में जिंदा जलाकर मार देते हैं जहां वो छुपी हुई थी। कावेरी के मर जाने के बाद वो बच्चे भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिसके बाद हर बार जब प्रताप की शादी हुई और उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला हुआ, उससे पहले ही 8th मंथ में कावेरी ने प्रताप की हर वाइफ को अपने काबू में करके बच्चे को जान से मरवा दिया ताकि वो लोग अपना रिचुअल परफॉर्म न कर पाए। प्रताप ही शहर में नेहा से मिला और उसे फंसाकर उसे शादी कर ली और यहाँ ले आया। नेहा बाकी औरतों से अलग थी क्योंकि वो कावेरी का सच समझ पाई थी और उसने अपने बच्चे को मारने की बजाय लड़ने का फैसला किया और कावेरी से वादा किया कि वो उसे इंसाफ दिलाएगी। दूसरी तरफ जब लक्ष्मी नेहा को अपने लिए लड़ते हुए देखती है तब उसमें भी हिम्मत आ जाती है और वो तुषार यानी प्रताप को उसकी फैमिली से अपना बदला लेने के लिए उन्हें जान से मार देती है।